पाकीज़ा हो तो मेरे कदमों में बैठकर मेरी गुर्बत की भीख माँगो, वरना मैं समझूँगा मेरी गैर मौजूदगी में किसी मर्द ने तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी की हैं। ऐसा नहीं करोगी तो तलाक दे दूँगा। ज़रवीन शादी की पहली रात किसी और लड़की की खातिर लंदन चला गया। जब 5 साल बाद लौटा तो उसकी बीवी बहुत हसीन हो गई। ज़रियून की माँ ने बताया, तुम्हारे जाने के बाद तो ऐसे निखर गई जैसे कोई मर्द बहुत मोहब्बत निछावर करता हो। आधी रात ज़रियून ने माहिन के कदमों में बैठकर इसने इसकी करबत की भीख मांगी ताकि वो यकीन करे वो पाकीज़ा है। ज़रियून ने इसे जकड़ लिया पाकीज़गी के सबूत के लिए। माहिन भाभी, ज़रियून माई के आने में बस थोड़ा सा टाइम है, अब यहाँ पे खड़ी हुई है। माहिन सहन में पौधों को पानी दे रही थी। जोया की बात सुनकर इसकी पेशानी पे पल नमूदार हुए। दिल इतनी शिद्दत से धड़का जैसे अभी पसलियां तोड़ के बाहर आ जाएगा। ज़रियून वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई। दर्यून वापस आ रहे हैं? ऐसे संजीदगी से पूछा, जैसे इसे तो कुछ पता ही ना हो। क्यों? आपको नहीं पता? मम्मा ने आपको नहीं बताया? बल्कि भाई तो 2 दिन से आ चुके हैं, वो अपने दोस्त के घर थे। आज उन्होंने वापस आना है, कराची से चले जल्दी आज जाएं, अच्छे से तैयार होके आ जाए। मम्मा ने आपको बताया नहीं? चले जाएं। वो उसके हाथ से पानी वाला पाइप पकड़ के इसके आधे खुले गीले कपड़े हो चुके थे। वो जल्दी से कमरे की तरफ आई। कमरे का दरवाजा बंद करते हुए इसने दरवाजे के साथ टेक लगाई। अपने दिल वाली जगह पे हाथ रखा। दिल बहुत शिद्दत से धड़क रहा था। ज़रियून वापस आ रहे हैं, लेकिन मुझे क्यों नहीं? फिर किसी ने बताया क्यों नहीं? वो अपनी ही सोचों में मगन थी। अलमारी का दरवाज़ा खोला, अंदर से इसने पिंक कलर का एक हल्का-सा लिबास निकाला। वो पहना और आईने के सामने खड़ी हो गई। हल्का-हल्का मेकअप किया, वो अपने आप को देखने लगी। वो बहुत हसीन थी। आज से 5 साल पहले वो इतनी हसीन नहीं थी, जितनी वो आज हसीन लग रही थी। लेकिन इसके हुस्न का क्या फ़ायदा, जब इसके शौहर इसे शादी की पहली रात ही धुतकार के चला गया। जब वो बाहर बाहर आई तो लॉन्च में आके वो बैठा हुआ था, सबकी बात साथ बातों में लगा हुआ था। वो चलते हुए इसके पास आई, आहिस्तगी से सलाम किया तो इसने सलाम का जवाब दिया, मगर निगाहें उठाकर एक दफ़ा भी इसकी तरफ नहीं देखा। आज भी आँखों में वही संजीदगी थी। वो जाके सबके दरमियान में बैठ गई। सारे आपस में बातें करने लगे थे, मगर हमेशा की तरह वो निगाहें झुकाए बैठी हुई थी। एक काम करो माहिन बेटा, जाओ जाके तुम खाना लगवा दो। माहिन अपनी फूफो जान की बात सुन के असाबत में सर हिलाती हुई उठ के किचन की तरफ चली गई। किचन में आके इसने मुलाज़िमा को हिदायत दी। खाना खाने के दौरान भी मुसलसल वो ज़रियून की तरफ ही देख रही थी, जिसने एक गलत निगाह भी इसे इसकी तरफ डालना गवारा नहीं किया। खाना खाने के बाद फुट कर अपने कमरे में चली गई। कमरे में आते ही एक दफ़ा फिर से वो अपनी माज़ी के ख़्यालों में खो गई। वो भला क्यों इसकी तरफ देखता? अगर इतना ही इसे देखने का शौक होता तो यूँ शादी की रात इसे छोड़ के ना जाता। इसे आज भी याद था जब वो दुल्हन बनी कमरे में बैठी हुई थी। अपना शौहर का इंतज़ार कर रही थी। इसके मामा-पापा के इंतकाल के बाद इसकी फूफो ने इसे अपनी बहू बनाने का फ़ैसला कर लिया था। लेकिन वो नहीं जानती थी कि इसके शौहर तो पहले से ही किसी और औरत की मोहब्बत को दिल में बसाए हुए बैठा है। वो जैसे कमरे में दाखिल हुआ, सामने बैठ कर दुल्हन बनी हुई लड़की को देखकर इसकी पेशानी पे बल नमूदार हुए। चलता हुआ इसके पास इसके सामने बैठा, इसकी घूंघट उठाया तो एकदम से झटका खाकर इसे दूर कर दिया। यहाँ मेरी अनाया को होना चाहिए था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो चिल्लाते हुए बोला। ये सुनकर माहिन की पेशानी पे बल नमूदार हुए। अनाया? कौन अनाया? तुम यहाँ कैसे हुए हो? मैं सिर्फ अनाया से मोहब्बत करता हूँ, तुम यहाँ पे क्यों आई हो? तुम मेरी अनाया की जगह लेने के लिए आई हो? इसके कंधों से पकड़कर झंझोड़ता हुआ एक तमाचा इसके मुंह पे रसीद कर चुका था। शादी की पहली रात ही इसे अपने शौहर से तमाचा खाकर इसके कंधों से पकड़कर झंझोड़ने लगा। मुझे तुमसे नफरत है। मुझे दुनिया की हर औरत से नफरत है। मैं सिर्फ और सिर्फ अनाया का हूँ। ये कहते हुए इसे पीछे की तरफ धक्का दिया। मैं एक लम्हा भी यहाँ पे नहीं रुकूंगा। वो डर गई। आप कहाँ जा रहे हैं? वो जल्दी से अपना लहंगा संभालते हुए उठी, इसके बाजुओं से पकड़ा। वो पहले ही इतना ज़्यादा डरी हुई थी। सारी उम्र वो ज़ुल्म ही बर्दाश्त करती आई थी। अब इस शख्स को यूँ जाता हुआ देखकर इसके दिल को कुछ हुआ था। आप मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? इसे एक उम्मीद थी, इसका शौहर इसे मोहब्बत देगा, जो माज़ी में इसके दिल पे ज़ख्म लगे थे, इन सबको भर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। इसके बाद से पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं था। वो शख्स भी इसे छोड़ के जा रहा था। सब तक वो जा चुका था। वो नहीं जानती थी कहाँ चला गया। सब बेगम हाशिम कमरे में आई, इससे पूछने लगी, बेटा ज़रियून कहाँ है? वो बस रोए जा रही थी। बेटा मैं तुमसे पूछ रही हूँ ज़रियून कहाँ है? उनकी आवाज़ सुनकर वो रोते हुए कहने लगी, वो कल रात पता नहीं कहाँ चले गए हैं। फूफू जान, आपने मेरे साथ धोखा किया। अगर वो किसी अनाया नामी लड़की को पसंद करते थे तो आप इनकी शादी मेरे साथ ना करवाती। ये सुन के बेगम हाशिम की पेशानी पर बल नमदार हुए। क्या मतलब, तुम्हें यह राज नहीं आ रहा कि मैंने तुम्हें इस जहन्नुम से निकाला और अपने बेटे की जिंदगी में शामिल किया, और तुम कम से कम इतना भी ना कर सके कि इस शख्स को अपनी तरफ माइल कर लो? ये तुम्हारा हुस्न, ये सब कुछ किस काम का है, जब तुम मेरे बेटे को ही अपनी तरफ माइल ना कर सकी? वो तुम्हें छोड़ के चला गया है।
तुम्हें तो शर्म से डूब मरना चाहिए, जिसका शौहर शादी की ही रात छोड़ के चला गया। फूफू जान ने इसे मनहूस करार दे दिया। तुम हो ही मनहूस, तुम्हारे आते ही मेरा बेटा चला गया। इसके बाद फूफू हर दूसरे दिन इसे कोई ना कोई ऐसा ताना देती, तुम हसीन नहीं हो, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा छोड़ के चला गया। वो अपने ख्यालों में मगन थी। जब कमरे का दरवाजा खुला और जर्यून कमरे में दाखिल हुआ, निगाहें उठा के जर्यून की तरफ देखा। वो चलता हुआ बिल्कुल उसके पास आ गया। इसके सामने बैठा जर्यून को देखते ही वो हल्का सा मुस्कुराई। आप कैसे हैं? नरमुई से पूछा तो उसकी बात सुनकर, तुम्हारे साथ इतना गलत किया, इतनी तकलीफ दी, मेरी वजह से इतने साल तुमने तन्हाई में गुजारे, इसके बावजूद पूछ रही हूँ आपका क्या हाल है? आप मेरे शौहर हैं, मेरा हक बनता है आपसे पूछना आपका क्या हाल है। जरियून एकदम से उठा, एक एक कदम इसकी तरफ बढ़ाने लगा, चलते हुए बिल्कुल इसके करीब खड़ा हो गया। वो पीछे दीवार के साथ लग चुकी थी। इसके दोनों बाजू पकड़े तो इसकी निगाहें उठा के जरियून की तरफ देखा। जरियून क्या कर रहे हैं? वो कपकपाती हुई आवाज में बोली। जरियून की निगाहें इसके लबों पर टिकी हुई थी। तुमने याद किया होगा अपने शौहर को, तुम्हारा शौहर होता तो तुम्हारी ख्वाहिशात को पूरा करता। वो संजीदगी से बोला। इसकी बात सुनकर वो कहने लगी, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, प्लीज आप दूर रहें। मगर वो एकदम से इसके करीब हुआ। जैसे ही ये इससे अलग हुआ तो वो गहरी सांस लेने लगी। तुम बहुत हसीन हो, इतनी खूबसूरत तुम कैसे हो गई? मैं तो यहाँ पे था ही नहीं। शौहर की तो गैर मौजूदगी में औरतों की आंखों के गिर्द से हल्के पड़ जाते हैं, उजड़ा हुआ हुलिया होता है, लेकिन तुम इतनी हसीन कैसे हो? जर्यून ने इसके जबड़े को दबोचा। इसने जर्यून की कमीज को एकदम से हाथ में दबोच लिया। जर्यून प्लीज, मुझे दर्द हो रही है, ऐसा मत करें। आंखें बंद की ना तो न जाने कितने आंसू गालों पर आ गए। वो इतने साल बाद लौट के आया था और आकर भी इसका रवैया ऐसा ही था। बहुत खूबसूरत और हसीन लग रही है तुम, जी चाह रहा है तुमसे अपने तमाम तर हक लूट लूं, लेकिन ऐसे हक नहीं दूंगा, बल्कि तुम मुझसे अपने हक की भीख मांगोगी, तब मैं तुम्हें तुम्हारा हक दूंगा। ये कहते हुए एक झटके से इसे खुद से दूर धक्का दे दिया, कमरे से बाहर चला गया। अपने घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे वो बुरी तरह रोने लगी। बेगम हाशिम के कमरे में आया और कहने लगा, मम्मा मुझे ये लड़की बहुत अजीब लग रही है, मैं इसे अपने साथ नहीं रखना चाहता। तर्जुन की बात सुनकर इन्होंने खूंखार निगाहों से अपने बेटे की तरफ देखा। अब तुम्हें क्या मसला हो गया है? तुम्हें पता है 5 साल इस लड़की ने तुम्हारा इंतजार किया, लेकिन मम्मा देखे तो सही, वो मुझे कहीं से भी अच्छी नहीं लग रही। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो बा किरदार लड़की ही नहीं है। इतनी वो मुतमईन नजर आती, इतना मुतमईन भला कैसे कोई हो सकता है? मैं इतने सालों बाद लौट कर आया हूं, तुम्हें कि हो क्या किया है? इनकी पेशानी पर बल नमदार हुए, मगर वो कुछ बोला नहीं। अनाया की आंख खुली। इसने खुद को किसी बंद कमरे में पाया जहां इसे रस्सियों से जकड़ा गया था। हल्की हल्की आंखें खुली, हमेशा की तरह चिल्लाने लगी, खोलो मुझे, यहाँ पर क्यों मुझे कैद किया हुआ है? खोलो। वो चिल्ला रही थी। क्या वक्त चल रहा था, कौन सा महीना चल रहा था, इसे कुछ भी इल्म नहीं था। न जाने कितने अरसे से वो यहाँ पे कैद थी। जब कमरे का दरवाजा खुला और एक शख्स कमरे में दाखिल हुआ, जिसके चेहरे पर निकाब था, हर बार इसकी आंखें ही देख पाती थी। मुझे मेरे ज़रियून के पास जाना है, मुझे ज़रियून के पास जाना है, दो। वो चिल्लाते हुए बोल रही थी, जब इस शख्स ने धीरे से इसके चेहरे पे हाथ फेरा। ज़रियून के पास तो तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। बहुत हसीन हो तुम, हमेशा तुम्हें अपने पास रखूंगा। शादी तो तुम कभी मुझसे करोगी नहीं, बगैर शादी के ही यहाँ पे रखूंगा। चलो अब मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाता हूँ। इसके करीब कुर्सी डालते हुए बैठा। कौन हो तुम, मुझे ये बताओ, क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? तुम्हें पता है जो कोई भी हो, ज़रियून से कितनी मोहब्बत करती हूँ मैं। ज़रियून के बगैर नहीं रह सकती, मेरा दिल तड़पता है, ज़रियून के पास जाना चाहती हूँ। वो रोते हुए बोली, मगर वो उसे खाना खिलाने लगा। कहने लगा, कभी भी नहीं, तो मैं ज़रियून के पास जाने दूंगा। ज़रियून और अनाया एक दूसरे को कॉलेज लाइफ से पसंद करते थे। पूरे कॉलेज को ये बात पता थी, दोनों एक दूसरे से किस कदर मोहब्बत करते हैं। इनकी मोहब्बत के किस्सों से सभी लोग वाकिफ थे। कॉलेज की टीचर्स तक को पता था कि वो दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। एक दिन वो कैंटीन पर खड़ी हुई थी, जब आगे कुछ लड़के अनाया को छेड़ने लगे। इसी वक्त पीछे से जरियून आ गया। जिस तरह इन्हें पीटा था, तब अनाया को एहसास हुआ इस शख्स से कितनी मोहब्बत करता है। किसी की गलत निगाह भी इसके वजूद पे बर्दाश्त नहीं कर सकता। अनाया एक अमीर लड़की थी, मगर इसके माँ बाप नहीं थे। वो अपने ताया की फैमिली के साथ रहती थी, मगर वहाँ पे भी इसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत दी जाती थी। इसे आज भी याद था जब आखिरी दफ़ा कॉलेज का लास्ट डे था, इनकी पार्टी थी, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। इस दिन अनाया ब्लैक रंग की साड़ी में आई थी, बहुत हसीन लग रही थी। जरियून ने जब अनाया को देखा तो इसे ऐसा लगा जैसे वो इस धूप से दूर ही नहीं रह सकता। एकदम से इसे खींच के अपने करीब किया। वो जरियून के सीने से जा लगी थी। जरियून उसके कान में सरगोशी करता हुआ कहने लगा, दिल कर रहा है अभी मौलवी को बुलाऊं और तुम्हारे साथ निकाह करके यहाँ से कहीं दूर चला जाऊं। वो शरारत से बोला। इसकी बात सुन के अनाया इसके सीने पर हाथ रखते हुए खुद से दूर कर गई। ऐसी फजूल बातें आप मेरे साथ ना करें तो अच्छा होगा। इसी गर्म सांसों की तपिश अपने कान के लो पे महसूस करते हुए दूर हो गई। मगर इसकी पार्टी के बाद वो कभी इससे नहीं मिली, ना इनके दरमियान कोई बात हुई। वो पागलों की तरह से ढूंढता रहा, कभी नहीं मिली।
وہ اتنے سالوں سے یہاں پہ قید تھی۔ زرین کو اپنے پاؤں پر لمس محسوس ہوا۔ اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو وہ اس کے قدموں میں سر رکھ کے آنکھیں بند کیے ہوئے سو رہی تھی۔ زرین ایک دم سے اٹھا اور اسے قدموں سے اٹھایا۔ پاگل ہو کیا، اٹھو، میں نے تمہیں اپنے قدموں میں بیٹھنے کا کہا ہے۔ وہ آنکھیں کھول کر زرین کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ نے ہی بولا ہے زرین، میں آپ کے قدموں میں بیٹھ کر آپ کی قربت کی بھیک مانگوں گی تو آپ کو اس چیز کا احساس ہو جائے گا کہ میں آپ سے کس قدر محبت کرتی ہوں، کتنا آپ کو ٹوٹ کر چاہتی ہوں۔ 5 سال میں نے آپ کا انتظار کیا۔ 5 سال میں نے کبھی خود کو اس حال میں نہیں آنے دیا جس حال میں دیکھ کر آپ کو مجھے اس سے نفرت ہوتی ہے۔ میں نے چاہا ہے ہمیشہ حسین اور خوبصورت بن کے رہوں، جب میرا شوہر آئے تو میں اسے خوبصورت نظر آؤں، مجھ سے محبت کرے۔ وہ زریون کے پاؤں کو اپنے ہاتھوں سے دباتے ہوئے بولی۔ زریون نے اس لڑکی کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ زریون نے آہستگی سے اسے اپنے پاؤں پیچھے کیے اور اس کی طرف دیکھنے لگا۔ آج بھی لڑکی اسے بہت عجیب لگ رہی تھی۔ آہستگی سے کندھوں سے پکڑ کے اپنے سامنے بٹھایا۔ ایک لمحہ لگا تھا جب اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے سامنے عنایا بیٹھی ہوئی ہو۔ وہ اس کی گال پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اپنے قریب کر گیا۔ عنایا، تمہیں پتہ ہے میں نے تمہیں کتنا مس کیا، کتنا میں نے تمہیں ٹوٹ کے چاہا، انتظار کیا۔ وہ زرین کے ہاتھ کو پیچھے کرنے لگی۔ میں نایا نہیں ہوں زریون، میں ماہین ہوں، وہ کپاتی ہوئی آواز میں بولی، مگر وہ ہوش کی دنیا میں واپس نہیں آیا۔ اس کی گردن میں چہرہ چھپاتے ہوئے اپنے لب اس کی گردن پہ رکھ چکا تھا، اپنے قریب کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ عنایا، مجھے محبت چاہیے، تمہاری محبت۔ وہ پاگل ہو رہا تھا، میں اتنے سال تڑپ تڑپ کے گزار رہے ہیں۔ اسے اپنی گردن بھیگی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ ماہن نے جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا تو گویا وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا، مگر وہ ماہن کے ہاتھ کو پکڑ گیا۔ ماہن، تم نے اسے میرے دل سے نکال دو، اگر تم اسے میرے دل سے نکال دو گی تو میں تمہیں بہت زیادہ محبت دوں گا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی، بہت زیادہ، میں اتنے سالوں سے تکلیف سے گزر رہا ہوں۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی میں کس کس تکلیف سے گزرا ہوں۔ میرا دل بند ہو رہا ہے۔ ہم دونوں بہت پاگلوں کی طرح محبت کرتے تھے، ہم نے ایک دوسرے کو ٹوٹ کے چاہا۔ وہ ایسے چھوڑ کے مجھے نہیں جا سکتی، مجھے پتا تھا وہ مجھ سے بےانتہا محبت کرتی ہے، بہت ٹوٹ کر چاہتی ہے۔ لیکن آج تک اس کا پتہ نہیں چل سکا وہ کیسے کہیں چلی گئی، نہیں مجھے کچھ بھی سمجھ آتی۔ وہ روتے سسکتے ہوئے ماہین کو بتانے لگا، اگر تم مجھے بہت محبت دو گی ماہین، میں کوشش کروں گا محبت دینے کی، میں چاہتا ہوں میں اس تکلیف سے نکل آؤں۔ مجھے چھوڑ گئی ہیں، اسے بھلا نہیں پاؤں گا، میں اسے بے وفا نہیں کہوں گا، وہ کہاں گئی ہے کہاں نہیں مجھے پتہ نہیں، لیکن ماہین میں تمہیں تمہارے حق کی محبت دوں گا۔ تھوڑی دیر پہلے تک ماہین کی کو نفرت دکھا رہا تھا، مگر اچانک پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا، شاید اسے لگ رہا تھا یہ ایک عورت ہے جو اسے تکلیف سے نکال سکتی ہے۔ اس کے قریب ہو چکا تھا، ایسا کہ اسے اپنے باہوں کے حصار میں لے کر اپنی محبت بھرا لمس اس کے چہرے پہ چھوڑنے لگا۔ وہ اپنی آنکھیں بند کر کے اس کے لمس کو محسوس کرنے لگی، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا ہوا تھا۔ ماہین کی آنکھ کھلی تو اس کے سینے پہ سر رکھ کے سو رہی تھی۔ اس کی دھڑکنیں بہت تیز تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا دل ابھی پسلیاں توڑ کے باہر آ جائے گا۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، جب زریون نے اسے اپنے قریب کر لیا۔ کہاں اٹھ کے جا رہی ہو؟ اس کے کان میں سرگوشانہ انداز میں بولا۔ زریون کی گرم سانسوں کی تپش وہ اپنے کان کے لوپے محسوس کر سکتی تھی۔ اس سے الگ ہوئی تو جھٹکا کھا کے اٹھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہاں پہ تو عنایا تھی نا؟ عنایا تھی نا؟ عنایا کہاں گئی؟ میرے ساتھ عنایا تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح ارد گرد دیکھتے ہوئے عنایا کو تلاش کرنے لگا، اور یہ لمحہ تھا جب ماہین کو لگا جیسے کسی نے اس کے پورے وجود سے جان نکالی ہو۔ زرین کو رات سے اسے جو محبت محسوس ہوئی تھی وہ ماہین سے نہیں بلکہ عنایا سمجھ کے اس پہ لٹا رہا تھا۔ ماہین کا دل ایک دم سے ٹوٹ گیا، اسے دور جانے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ اس کے کندھوں سے پکڑ کے جھنجھوڑنے لگا۔ تم نے میری عنایا کو کہیں لکھ کے چھپایا ہے نا؟ تم اس کی جگہ لینا چاہتی ہو نا؟ بتاؤ مجھے میری عنایا کہاں ہے؟ بتاؤ۔ ایک دم سے اس کے کندھے پر سر رکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لی، آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ میری عنایا کہاں چل گئی؟ یہ کہتے ہوئے وہ بے جان سا ہونے لگا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہو گیا ہے۔ زریون، زریون، آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ ماہر نے زریون کے گال کو تھپتھپایا۔ زریون پلیز آنکھیں کھولے۔ وہ باہر کی طرف بھاگی، بیگم ہاشم کو بلایا، پتہ نہیں زریون کو کیا ہو گیا، وہ بے ہوش ہو گئے ہیں، وہ روتے ہوئے بولی۔ بیگم ہاشم فوراً کمرے کی طرف چلی گئی، پیچھے سے باقی سبھی حویلی والے بھی آ چکے تھے۔ زریون کی حالت دیکھ کے سبھی پریشان ہو گئے۔ تم نے کچھ کیا ہے؟ تم نے اسے کچھ کہا ہے؟ تم نے میرے بیٹے کے ساتھ کچھ کیا ہے؟ وہ چلاتے ہوئے وہ بولی۔ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں پھپھو جان، میں نے کیا کرنا ہے پتہ نہ، وہ نہیں صبح صبح انہیں کیا ہو گیا تھا، اچانک بے ہوش ہو گئے۔ ماہین خود بہت شدت سے رونے لگی۔ عنایا کی آنکھ کھلی، اس نے خود کو کسی نرم گرم بستر پہ پایا، آنکھیں کھول کے دیکھا تو وہ ایک کمرے میں موجود تھی۔ پورا کمرہ بہت خوبصورت تھا۔ اس نے سامنے دیوار پہ لگی ہوئی تصویر کو دیکھا اور ایک لمحے کے لیے اسے لگا جیسے ساتوں آسمان اس سے آ گرے ہوں۔
वो तस्वीर को देखने लगी। बड़ी-सी तस्वीर को देखा। इस लम्हे कमरे का दरवाज़ा खुला और शाहवेज़ कमरे में दाखिल हुआ। शाहवेज़ को देखते ही इसने तमाचा इसके मुँह पे रसीद किया। तुम घटिया इंसान, तुमने इतने सालों से मुझे यहाँ पे कैद किया। मैं तुम दोस्त नहीं, तुम तो दुश्मन हो। शाहवेज़ को देखने लगी, जो ज़रयून का बेस्ट फ्रेंड था। क्या है ना, जब मैं तुम्हें ज़रयून के साथ देखता था, मेरा दिल तड़पता था। मैंने तुमसे ज़रयून से ज़्यादा मोहब्बत की है। बस अब मैं चाहता हूँ तुम मेरी ज़िंदगी में शामिल हो जाओ। इसके गाल को छूने लगा, इसके हाथ पीछे की तरफ झटक दिया। खबरदार जो मुझे हाथ लगाने की कोशिश की, जान निकाल लूँगी तुम्हारी। गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, जान निकालना चाहती हो वो भी निकाल लो, मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन बदले में मुझे तो तुमसे शादी करो तो मैं तब तक तुम्हें यहाँ पर रखूँगा जब तक तुम मुझसे शादी नहीं करोगी। मैं कल भी ज़रीन से मोहब्बत करती थी और मैं आज भी ज़रीन से मोहब्बत करती हूँ। देखो अब मैं तुम्हें यहाँ पे रखूँगा जब तक तुम हाँ नहीं करोगी। जब तक तुम मुझसे शादी नहीं करोगी, देखो तुम यहाँ से कैसे निकल सकती हो। ये कहते हुए वो आगे की तरफ जाने लगी। शाहवेद ने इसे पकड़ के दीवार के साथ लगा दिया। नहीं मेरी जान, यहाँ से बाहर भागने की कोशिश करना नहीं, और इस बारे में सोचना भी मत। तुम्हें कभी भी यहाँ से नहीं जाने दूंगा। तुम्हें हमेशा अपने पास रखूंगा। यहाँ तुम ना किसी से राब्ता कर सकती हो, ना किसी से मिल सकती हो। तुम सिर्फ और सिर्फ शाहवेज की दस्तरस में हो। शाहवेज तुम्हें हासिल करके रहेगा, तब तक रसाई हासिल करेगा। जबरदस्ती ताल्लुक और रिश्ते बनाने का मुझे शौक नहीं। बस मैं चाहता हूँ एक दिन तुम मुझे से मोहब्बत हो, फिर तुम खुद ही बोलो कि तुम्हें मुझसे निकाह करना है। शाहवेज़ की बात सुनकर वो हँसने लगी। किस कदर तुम खुशफ़हमी में मुब्तला हो, कभी तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूँगा। ये कहते हुए शाहवेज़ ने इसे अपने करीब कर लिया। वो तन्ज़िया अंदाज़ में इसे देख के हँसने लगी। वो जानती थी वो जिस कदर ज़रीन से मोहब्बत करती है, वो कभी भी किसी और मर्द को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं कर पाएगी, चाहे इसके सामने कोई अपनी कितनी ही मोहब्बत का इज़हार कर लेता है। इसने शाहवेज़ को पीछे की तरफ धक्का दे दिया। कभी भी मैं तुम्हारी नहीं होंगी शाहवेज़। इसने इसके हाथ को पकड़ के अपने सीने पे रखा। ये धड़कनें तुम्हारे लिए धड़कती हैं। मैंने भी तुम्हारी तरह सब कुछ छोड़ दिया। सब कुछ, माँ-बाप को, अपना हर घर, हर चीज़ छोड़ दिया, सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारे लिए। बेहतर यही होगा तुम जितनी जल्दी मुझे कबूल कर सकती हो, कबूल कर लेना। इसकी बात सुनकर वो हँस दी। जब इसकी आँख खुली, अपने हाथ को किसी के गिरफ्त में पाया। आँखें खोल के देखा तो उसकी पेशानी पे टिकाई हुई थी। कोई लड़की थी। अनाया वो बेसाख्ते ही बड़बड़ाया। माहिन ने अपना सर उठा के देखा। ज़बरदस्ती चेहरे पे मुस्कुराहट सजाते हुए बोली, मैं माहिन नहीं, अनाया हूँ। आपकी तबीयत कैसी है? इसके गाल पे हाथ रखते हुए बोली। माहिन को ये चीज़ कबूल करनी पड़नी थी कि वो किसी और औरत से मोहब्बत करता है। बार-बार उसका नाम लेगा और माहिन को कबूल करना होगा। तुम्हें पता है मैं इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ माहिन, वो मुझे चाहिए। वो रोते हुए माहिन के हाथ को पकड़ते हुए बोला तो माहिन ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहने लगी, आप परेशान मत हो। देखना आपको ज़रूर मिल जाएगी। आप बस बिलावजह परेशान हो रहे हैं। वो इसे हौसला दिलासा देने लगी। इसे बहुत तेज़ बुखार था। रात को वो सो रही थी जब अचानक इसे हिचकियों की आवाज़ आई। इसने आँखें खोल के देखा, वो पास बैठा हुआ था, रो रहा था। ये देखकर माहिन के दिल को कुछ हुआ। क्या हुआ? आप क्यों रो रहे हैं? वो उठ के बैठ गई। इसके बाजू से पकड़ा तो फ़ौरन इससे अपने आँसू साफ़ करने लगा। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। वो कँपकँपाती हुई आवाज़ बोला, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी थी ना, तुम्हें छोड़ के चला गया था। तुम्हें तुम्हारे हक़-हुकूक से महरूम रखा था। कितनी मैंने तुम्हें अज़ियत और तकलीफ़ दी, मुझे उसकी सज़ा मिल रही है। मुझे पहले इतनी तकलीफ़ नहीं थी। मुझे अपनाया के दूर जाने के अनाया के बिछड़ जाने की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। वो रोते हुए बोला, मेरे दिल को कुछ होता है, मेरा दिल बंद होने लगता है। देखो मेरा दिल बहुत तकलीफ़ में है, बहुत पेन में है। मैं ये तकलीफ़ बयान नहीं कर पा रहा हूँ। इसकी आँखों में से बहने वाले आँसू इस बात की गवाही दे रहे थे। वो किस कदर तकलीफ़ से गुज़रा है, बस इससे हौसला ही दिलासा देती रहती। इसकी गोद में सर रख के सो चुका था, आँखें बंद की हुई थी। इसके अपने दिल को कुछ होने लगा। माहिन को इससे मोहब्बत होने लगी थी, मगर वो सितमगर इस पर बस सितम ढा रहा था। इसे तकलीफ दे रहा था। अपने चेहरे पे चलती हुई उंगलियां महसूस करके अनाया की आंख खुली। वो घबरा के उठी। सामने बैठे हुए शाहवेज को देखकर इसने गुस्से में पीछे धक्का दिया। खबरदार मुझे हाथ लगाने की कोशिश की। कब तुम निकाह के लिए मानोगी? कब मेरे साथ निकाह करोगी? इसके हाथ को अपने हाथ के गिरफ्त में लिया। कभी नहीं, मरते मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारे साथ निकाह नहीं करूंगी। शाहवेज को पीछे की तरफ धक्का दिया। मुस्कुराते हुए बोला, जितने धक्के देने हैं दे लो, लेकिन जब तुम मेरे पास आओगी, मेरी दस्तरस में आओगी, तो तुम सोच भी नहीं सकती तुम्हें कितनी मोहब्बत दूंगा, कितना टूट के चाहूँगा। मैं कभी भी तुम्हें ये नहीं भूलूँगा तुमने मेरे साथ किया क्या किया। तुमने मुझे कितना तड़पाया। मैं तुम्हारे लिए गैर महरम हूँ। मेरे पास आने की कोशिश मत किया करो। वो गुस्से में बोली, गैर महरम हो तो क्या हुआ? महरम बना लूँगा ना तुम्हें। इधर माहिन किचन में खड़ी काम कर रही थी। अचानक आके से अपनी बाहों के हंसाने लिया। मुड़ के देखा तो सामने ज़रीन खड़ा हुआ था। लबों पे मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। क्या कर रही हो? खाना बना रही हूँ आपके लिए। क्यों? अपने हाथों को कामों में लगाती हूँ। इतने खूबसूरत हाथ काम करने के लिए तो नहीं हुआ। ने इसके हाथ को अपने हाथों में लेता हुआ लबों से लगा गया। क्या कर रहे हैं? अपना हाथ इसने पीछे किया। पप्पू जान आ जाएंगी।
وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گی؟ کون کیا سوچتا ہے مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ وہ بالکل پیچھے سے لپ کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اس کی طرف دیکھنے لگا مگر اس کی آنکھیں محبت سے خالی تھی، جیسے وہ محبت جتانے کی کوشش کر رہا تھا، محبت دینا چاہ رہا تھا مگر وہ دے نہیں پا رہا تھا۔ دونوں کے درمیان اداسی تھی، ایک گہری اداسی۔ اچانک اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے، اس کی ناک سے ہلکا ہلکا خون بہہ رہا تھا۔ زرکیوں نے آہستگی سے اس کے ناک کے پاس لگے ہوئے خون کو اپنے انگوٹھے سے صاف کیا، بلڈ اسے دکھایا۔ وہ گھبراتے ہوئے پیچھے ہوئی، وہ پتہ نہیں شاید زیادہ گرمی کی وجہ سے پہلے بھی ایسا ہو جاتا تھا۔ وہ پیچھے کی طرف ہونے لگی، زریون نے اسے ایک دم سے پکڑ کے اپنے قریب کیا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ صاحب میں سر ہلانے لگی، جلدی سے وہاں سے کمرے کی طرف جانے لگی۔ اس کا یوں بھاگ جانا زریون کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ اتنے میں بیگم ہاشم کچن میں داخل ہوئی۔ بیٹا تم کچن میں کیا کر رہے ہو؟ کچھ چاہیے تھا کیا تمہاری بیوی کو؟ تمہیں کمرے کی طرف تو بھاگی ہے وہ۔ مما شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، میں دیکھتا ہوں، یہ کہتے ہوئے وہ کمرے کی طرف جانے لگا۔ جب بیگم ہاشم نے اس کا بازو پکڑا، دیکھو مجھے یہ لڑکی بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہی۔ کیا مطلب مما؟ وہ سنجیدگی سے اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، وہ جو اسے قبول کرنا چاہ رہا تھا اس کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ کیوں؟ بیگم ہاشم کی بات سن کے بس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ پتہ نہیں، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے یہ تمہارے بغیر بھی خوش رہتی تھی، تو شاید یہ کسی اور مرد کو چاہتی ہے۔ خدا کے لیے مما کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ ایک باکردار لڑکی پہ الزام میں بالکل برداشت نہیں کر سکتا۔ میں اسے بے شک محبت نہیں کرتا، لیکن وہ میری بیوی ہے اور پلیز۔ بیگم ہاشم کہہ رہت ہوئی تھی۔ ایک لمحہ تھا جب وہ اسے قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ بیگم ہاشم چاہتی تھی وہ اسے قبول کر لے۔ اب تو بیگم ہاشم کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ اپنی بھانجی کو اس گھر میں لے آئے، کیونکہ وہ مزید ماہین کو اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کمرے میں آیا، ماہین بیڈ پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ ماہین کیا ہوا ہے؟ اٹھو، تمہیں اسپتال لے چلتا ہوں۔ وہ نرمی سے بولا، نہیں کچھ بھی نہیں ہوا، تھوڑی سی طبیعت خراب ہے۔ ماہین تمہارے ہاتھ پاؤں بھی ٹھنڈے ہونے لگے ہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ نوٹ کرنے لگا تھا ماہین بدلتی جا رہی تھی، ہر وقت اس کے ساتھ اس کے قریب رہتی۔ راتوں کو بھی اکثر وہ جاگ رہی ہوتی۔ آدھی آدھی رات کا وقت تھا جب زرین کی آنکھ کھلی۔ وہ آئینے کے سامنے بیٹھی اپنے بالوں کو برش کر رہی تھی۔ زریون کی پیشانی پہ پل نمودار ہوئے۔ اتنی رات کو کہیں جانا ہے کیا؟ زریون نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے پوچھا۔ اس کے پاس آیا تو بالوں سے بھرا ہوا برش دیکھ کے اس کے پیشانی پہ پل نمودار ہوئے۔ اس کے الجھے ہوئے بال پھر بالوں سے بھرا ہوا برش، یہ کیا ہے؟ اس کے ہاتھ سے برش پکڑا تو وہ ایک لمحے کے لیے گھبرا گئی۔ وہ ایک دم سے اٹھی، زریون کے سینے سے لگی، بہت شدت سے رونے لگی۔ زریون، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، میں آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں، بہت کم وقت ہے زریون، مجھے محبت دینا پلیز زریون۔ وہ زریون کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ زریون کا دل آج پہلی دفعہ اس کے لیے بہت شدت سے دھڑکا۔ کیا ہوا؟ ایسے یوں روتا ہوا دیکھ کے بولا، مجھے کینسر ہے، میں زیادہ دن آپ کے پاس نہیں رہوں گی، میرے پاس زیادہ وقت بھی نہیں ہے، میں تکلیف سے گزر رہی ہوں، مجھے آپ کی محبت چاہیے، مجھے آپ کی محبت چاہیے، میں زندگی کے ان تھوڑے سے لمحات کو آپ کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں پلیز۔ اس نے زریون کو دبوچا ہوا تھا، بہت بری طرح رو رہی تھی۔ زریون کو تو سمجھ نہیں آ رہی تھی سب کچھ کیا ہو چکا ہے۔ دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سلا رہا تھا، پلیز رونا بند کرو، پلیز چلو اسپتال لے چلتا ہوں زریون، میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں کس تکلیف سے گزری ہوں، میں آپ کو وہ تکلیف نہیں دینا چاہتی، لیکن پلیز مجھے میرے حصے کی محبت چاہیے، پلیز مجھے میرے حصے کی محبت دینا، میں بھیک مانگ رہی ہوں، مجھے سکون سے مرنا ہے، میں نہیں چاہتی ہوں مجھے کوئی تکلیف پہنچے، میں آپ سے محبت لینا چاہتی ہوں۔ وہ روتے ہوئے اس کے کندھے سے لگی، بولی۔ زریون نے دھیرے دھیرے اس کے پشت کو سلایا، ٹھیک ہے نا اب بالکل بھی میں تو نہیں رونا۔ سے لے کر وہ اسپتال چلا گیا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، کچھ ٹیسٹ وغیرہ دیے تھے، کافی زیادہ اس کی کنڈیشن خراب لگ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر زریون بھی بہت زیادہ پریشان ہو گیا، اسے دلاسا دینے لگا، کچھ بھی نہیں ہوتا، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اسے لے کر گھر آ گیا۔ جب یہ بات ہاشم بیگم کو پتہ چلی تو کہنے لگی، جب اس سے اس گھر میں آئی ہے نا خود کبھی سکون لیا نا ہمیں لینے دیا۔ زریون کہنے لگا، مما کیا ہو گیا آپ کو؟ یہ شاید آپ کی پسند ہی کی بہو تھی اور آپ کی بھتیجی بھی، آپ اپنی بھتیجی کے ساتھ ایسا کریں گی؟ اس کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے۔ وہ تو کمرے میں آ گئی، مگر باہر سے آنے والی باتوں کی آواز سن کے اس کے دل کو کچھ ہوا تھا، اس کی پھوپھو جان کے ساتھ ایسا کرنے لگی تھی۔ زریون اس کا خیال رکھنے لگا، اس کی طبیعت خراب ہوتی جا رہی تھی، اسے اپنے سینے سے لگا کر رات بھر بیٹھا رہتا، اس کے ساتھ ان لمحات کو خوبصورتی سے جینا چاہتی تھی، اور وہ چاہتا تھا کہ اس کی خواہش کو پورا کرے جو بات ڈاکٹر نے بتائی تھی۔ وہ سن کر وہ خود بھی پریشان تھا، ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، مگر ان کی کنڈیشن اس کی لگتی نہیں، وہ سب سے یہ تکلیف برداشت کر رہی تھی۔ زرین کو تو یہ بات بھی پتہ نہیں تھی کہ شاویز میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں،
खुदा के लिए मेरी तकलीफ़ को समझो, मेरा दिल बंद हो जाएगा। पता नहीं तुमने मुझे किस हाल में यहाँ पे रखा हुआ है। प्लीज़, मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ ज़रियून से। मैं कभी तुम्हारी भी हो नहीं सकती, कभी भी नहीं हो सकती। तुम इस बात को समझने की कोशिश करो। तुम मुझे ज़रियून के पास जाने दो। तुम जितनी कोशिश करो, जितनी मुझे मोहब्बत दो, जितना मुझे प्यार दो, बेशक मेरे गुलाम बन जाओ, मगर मैं फिर भी तुमसे मोहब्बत नहीं होगी, क्योंकि मैंने हमेशा मोहब्बत ज़रियून से की है। ज़रियून के अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। वो शौहर है मेरा और वो उसकी तरफ देखने लगा। वो अपनी बीवी के साथ खुश है। इसके बावजूद तुम ज़रूर उनके पास जाना चाहती हो। ये सुनकर अनाया को यूँ लगा जैसे किसी ने इसके पूरे वजूद से जान निकाल ली हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा ज़रियून किसी और से शादी नहीं कर सकता। तुम्हें पता है वो मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। ठीक है, अगर ज़रियून ने तुम्हें कबूल ना किया तो तुम मेरे पास वापस आ जाओगी। वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। मैं ज़रियून की हूँ, इसके पास रहना चाहती हूँ। मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। वो रोते हुए बोली, आँखों में आँसू बहने लगे। लेकिन अगर इसने तुम्हें कबूल ना किया तो फिर तुम मेरे पास नहीं आओगी। तुम्हारी वज़ह से मैंने अपनी ज़िंदगी इतने साल बर्बाद कर दिए। तुमने कितने सालों से मुझे यहाँ पे रखा हुआ है। मेरे ताया-जान को मुझे पता है। मैं सिर्फ़ इन्हें मेरी दौलत से करती नहीं, वो दौलत मिलके ही पूरे होते हुए वो बताने लगी। हाँ, तुम्हारे ताया-जान को तो सब कुछ मिल गया और इन्हें तुम्हारी ज़रूरत भी नहीं थी। जब वो जानते थे तुम मेरे पास हो, उसके बावजूद उन्होंने तो मुझसे तुम्हें लेने की कोशिश नहीं की। उन्होंने मुझे सौंप दिया। तुम्हें पता है बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। अनाया, क्या तुम ऐसी औरत को कबूल कर सकते हो जिसके दिल में कोई और हो, सारी ज़िंदगी किसी और को याद करे? तुम मेरा वजूद तो हासिल कर लोगे, लेकिन मेरी रूह तक कभी रसाई नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरी रूह में ज़यून बसा हुआ है। प्लीज़ मुझे जाने दो, ठीक है? तुम चली जाओ, मैं तुम्हें जाने की इजाज़त देता हूँ। फिर कभी हम नहीं मिलेंगे, कभी भी नहीं मिलेंगे। वो संजीदगी से बोला, तुम कहाँ जाओगी? उसने शाबेज़ की तरफ देखा। मैं यहाँ से कहीं दूर चले जाऊँगी, मैं भी दूर चला जाऊँगा। जो तुमने मुझे तकलीफ़ दी, इसका क्या? इसकी मैं तुम्हें सज़ा दूँ? वो गुस्से में इसकी तरफ देखते हुए बोली, इसकी यही सज़ा होगी। तुम कभी लौट के मेरे पास नहीं आओगी और मैं तुम्हारी याद में रहूँगा। तुम्हारी मोहब्बत मुझे अंदर से मारती है। एक वही सज़ा होगी। मैं तुम्हें जाने की इजाज़त देता हूँ। इसे डर लग रहा था और किस मुँह से जाएगी? इतने अरसे बाद वो ज़रियों से मिलेगी, कुछ भी इसे समझ नहीं आती। इसने जाने की इजाज़त दे दी। न जाने कितनी देर तक शिद्दत से रोती रही। वो ज़रियों से मिलेगी। क्या ज़रियोन वाक़ई में अपनी बीवी से मोहब्बत करता है? क्या वाक़ई में इसने अपनी बीवी को कबूल कर लिया होगा? या फिर मेरे लिए इसने दिल को सँभाल के रखा होगा। इसके दिल में इसकी बीवी बसने लगी होगी। ना जाने क्या-क्या सोचें थी जो उसके दिमाग में आ रही थी, मगर वो कभी ज़रीन को खोना नहीं चाहती थी। आधी रात को उसके बड़े से घर में दाखिल हुई, जिसमें वो सिर्फ़ एक दफ़ा आई थी। सामने ही अभी एक मुलाज़िमा जाग रही थी। वो मुलाज़िमा एक लड़की को घर में दाखिल होता हुआ देख के हैरान हुई थी। "जी बीबी जी, आप कौन हैं? और इतनी रात को यहाँ क्या क्या कर रही हैं? मुझे ज़रियों से मिलना है।" वो कँपकँपाती हुई आवाज़ में बोली। इसका बिखरा हुआ होलिया, इसके लंबे घने बाल, जिनको इसने हल्का-सा केचन में जकड़ा हुआ था। "ठीक है, आप यहाँ बैठें।" इसने ड्राइंग रूम में बिठा दिया और कहने लगी, "मैं ज़रियून साहब को बुला के लाती हूँ।" वो ज़रियून के सीने पे सर के रख के सो रही थी। जब दरवाज़े पे दस्तक हुई, ज़रियून ने आहिस्तगी से इसके सर को तकिए पे रखा। इसकी पेशानी पे बूसा देते हुए आके दरवाज़ा खोला। सामने मुलाज़िमा खड़ी थी। "साहिब जी, कोई लड़की आपसे मिलना चाहती है।" ज़रियून की पेशानी पे बल नमदार हुआ। "इतनी रात को कौन लड़की आ सकती है इसे मिलने के लिए? ठीक है, मैं आता हूँ, तुम जाओ।" ये कहते हुए वो बाहर आया। शायद कोई ऑफ़िस की होगी, लेकिन इतनी रात को 2 बजे कौन ऑफ़िस की लड़कियाँ आ सकती हैं? यही सोचते हुए वो बाहर आया। ड्राइंग रूम में आया तो सामने वो दीवार पर लगी हुई तस्वीर को देख रही थी। इसके लंबे घने बाल बिखरे हुए थे। वो नहीं जानता ये कौन है। वो चलता हुआ इसके पास आया। इसके भारी कदमों की आहट अनाया सुन चुकी थी। इसके दिल की धड़कनें बेतरतीब होने लगी। मतलब ज़रियून आ चुका था। जी, आप कौन? ज़रियून की आवाज़ वो इतने सालों बाद इस शख्स की आवाज़ सुन रही थी। इसका दिल बंद होने लगा था। ऐसा लगा जैसे किसी ने इसकी वजूद से जान निकाल ली हो। इसने बमुश्किल मुड़ के देखा तो ज़रियून की तरफ, और ज़रियून को यूँ लगा जैसे न जाने इसने क्या देख लिया हो। वो दीवार का सहारा लेके खड़ा हो गया था। अपने सामने खड़ी हुई लड़की को देखकर जिसे वो दीवानों की तरह चाहता था, वो जिसका दीवाना था, जिसके लिए वो पागल था। आज वही लड़की इसके सामने खड़ी हुई थी। वो चलता हुआ इसके पास आया। "मैं कभी कोई ख्वाब देख रहा हूँ।" वो कँपकँपाती हुई आवाज़ में बोला तो वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। अपने काँपते हुए हाथ इसके करीब ले गया, इसके गाल को छुआ। फिर इसका हाथ बहुत शिद्दत से कँपकँपाने लगा। आँखों में आँसू बहने लगे। वो दोनों के दरमियान जो इतना बड़ा राज़ था, जिसे आज तक वो खुद से छुपाते आए थे, वो राज़ जिसको उन्होंने खुद से भी छुपाने का वादा किया था, वो राज़ आज खुलने वाला था। वो एक-दूसरे के इतना करीब खड़े हुए थे। ज़रियून ने इसकी पेशानी से पेशानी टिकाई। इसकी आँखों में से लगातार आँसू बहने लगे। एक-एक आँसू इसके शेप में जज़्ब हो रहा था, इसकी थोड़ी से गिर रहा था। वो अनाया के चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरे हुए दीवानों की तरह चूमने लगा। "सच में मेरे पास लौट के आ गई हो?" आवाज़ भीगी हुई थी। "क्या तुम आ गई हो?"
तुम जिंदा हो? वो रोते हुए इसके हाथ को पकड़ते हुए पूछने लगा। वो इस बात वो मैं सर हिलाने लगी। वो इससे सीने से लगाए खड़ा हुआ था। जब पीछे से इसे कुछ गिरने की आवाज़ है, इसने दरवाजे की तरफ देखा। माहिन का वजूद पड़ा हुआ था। वो बेहोश हुई पड़ी हुई थी। वो जल्दी से नायक को खुद से अलग किया था। माहिन की तरफ आया। वो 2 कश्तियों पर सवार हो चुका था। माहिन के पास आते ही इसके सर को अपनी गोद में रख लिया। माहिन आंखें खोले। उसके नाक से हल्का हल्का खून बह रहा था। माहिन वो चिल्लाते हुए बोला, मगर माहिन होश में वापस नहीं आई थी। इसकी हालत बिगड़ चुकी थी। इसने देखा न था, उसे लेकर फौरन अस्पताल पहुंच गया। इसके पीछे-पीछे अनाया भी आ गई। अपने बालों को मुट्ठियों में दबोचे बैठा हुआ था। अनाया का दिल कटा जा रहा था। किसी और औरत के लिए से यूँ परेशान और रोता हुआ देखकर, "ये लड़की कौन है आपके बारे?" अनाया ने धीरे से सवाल किया। "जो तुम मेरे लिए हो वही वही है ये मेरे लिए। एकदम से 2 औरतों से मोहब्बत कर सकता हूँ।" इसकी तरफ देखा। पता नहीं, समझ नहीं आती, इसने मुझसे मोहब्बत की, तुम भी इससे करते हो? मोहब्बत करते हुए आहिस्तगी से इसके पास आई तो वो खामोश हो गया। वो नहीं समझ पाया था। मोहब्बत तो नहीं थी, लेकिन इसे आदत हो चुकी थी, जो शायद मोहब्बत से ज़्यादा खतरनाक होती है। मोहब्बत इससे अनायास से थी, मगर इस लड़की से इसे आदत हो चुकी थी, जिससे हमेशा मोहब्बत दी थी। इसके कंधे से लगी, बहुत शिद्दत से रोने लगी। "मैं भी तो आपकी बीवी हूँ। ये रिश्ता जो हमने इतने साल खुद से छुपाया, सबसे छुपाया, आपने मेरी जगह किसी और को दे दी।" वो कँपकँपाती हुई आवाज़ में बोली। "मम्मा ने दिलवाई थी इसे वो जगह, लेकिन मैं नहीं देना चाहता था। डॉक्टर बाहर है, आपकी मेडिसिन और इंजेक्शन ले आए। आपके पेशेंट की कंडीशन बहुत खराब है।" इसका दिल कटने लगा। वो जल्दी से बाहर की तरफ वो चला गया। "मैं क्या इनसे मिल सकती हूँ?" उन्होंने ने नरमी से कहा। डॉक्टर ने इसके बाद में सर हिला दिया। "जी, इनकी कंडीशन वैसे फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, मगर आप फिर भी जा सकती हैं।" डॉक्टर की बात सुन के अंदर की तरफ गई। आहिस्ता से दरवाज़ा खोला। माहिन की तरफ देखा। वो हकीकतन बहुत हसीन लड़की थी। इतनी हसीन कि कोई भी इसके लिए पागल हो सकता था। वो उसे देखने लगी। आहिस्तगी से इसके हाथ को पकड़ा, इसके हाथ में बूसा दे दिया। "तुमने मेरे शौहर को सँभाला है, मैं इसके लिए तुम्हारी एहसानमंद हूँ।" इसके हाथ अपनी पेशानी पे टिका चुकी थी। वो नहीं जानती थी, बस मुझे तकलीफ़ है, मेरा शौहर किसी औरत के साथ बाँटा गया, लेकिन मैं इस चीज़ के लिए तुम्हारी एहसानमंद हूँ, तुमने मेरे शौहर को सँभाला हुआ था। मैं नहीं चाहती थी मैं कभी इसे छोड़ के जाऊँ। मैं छोड़ के जाना चाहती हूँ। किसी और का हाथ महसूस करके इसने हल्की-सी आँखें खोली। माहिन ने अपनी आँखों के सामने इस चेहरे को देखा। हल्की-सी माहिन के लबों पे मुस्कुराहट बिखरी। अनाया ने मुस्कुराते हुए इसकी तरफ देखा। "तुम ठीक हो?" वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। "अब मर भी जाऊँ तो कोई मसला नहीं।" वो बमुश्किल बोली। इसने अपना ऑक्सीजन मास्क हटा दिया। "तुम्हारी कंडीशन ठीक नहीं है।" इसके बालों को पीछे करते नरमी से बोली। "तुम बहुत अच्छी हो अनाया। वाक़ई में कोई मर्द तुम्हारे लिए पागल हो दीवाना हो सकता है।" वो मुश्किल बोली थी। "तुम्हें मुझसे नफ़रत नहीं हुई?" वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। "क्योंकि शायद इन सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। तो मुझे तुमसे नफ़रत क्यों होती है? हर बार नफ़रत नहीं की जाती।" इसने अनाया के हाथों को दबोच लिया था। "फिर तुम इसका ख़्याल रखोगी?" "मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ अपने शौहर से। आपसे भी ज़्यादा मोहब्बत की है मैंने ज़रियों से।" वो मुश्किल बोल रही थी। इसकी आवाज़ निकल नहीं रही थी। "तुम्हें कुछ भी नहीं होगा।" वो नरमी से बोली। ऐसा लग रहा था जैसे इसके वजूद से जान निकल रही हो। अनाया इसके करीब हुई थी। "मैंने बोला है तुम्हें कुछ भी नहीं होगा।" मगर वो गहरे साँस लेने लगी। अब की बार अनाया परेशान हुई। फ़ौरन से बाहर निकल कर डॉक्टर को बुलाने लगी। "डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज़ आके इन्हें देखें क्या हो रहा है?" डॉक्टर नर्स सब इकट्ठी हो चुकी थी। इसे कमरे से बाहर निकाल दिया। वो गहरे-गहरे साँस लेने लगी। ज़रियू जब तक मेडिसिन लेकर पहुँचा, डॉक्टर कहने लगी, इनकी बिल्कुल भी कंडीशन ठीक नहीं, वो कंट्रोल में नहीं आ रही।" जल्दी से अंदर की तरफ गया। फ़ौरन से इसके चेहरे को हाथों के प्याले में भर लिया। "नहीं, ऐसे नहीं मुझे छोड़ के जाओगी। देखो मैं तुम्हें नहीं जाने दूँगा।" इस के हाथ को पकड़ा हुआ था। इसके बालों को सहलाते हुए इसे नरमी से पुकारने लगा, मगर वो आँखें बंद कर रही थी। ज़रियू ने उसे अपने सीने से लगा लिया। "इसे नहीं जाने दूँगा।" मगर उसकी वजूद बेजान होने लगा। इतनी तकलीफ़ों के बाद इस शख़्स की बाहों के हिसार में मरी थी। आखिर वो जो चाहती थी इससे मिल गया। वो शख़्स इसका परवाह करता था, इससे मोहब्बत जताता था, इसे अपने सीने से लगाता था, इसके मरने से खौफ़ खाता था। यही सब कुछ तो वो चाहती थी जो इस वक़्त उसे मिल रहा था। इसके लबों पे हल्की-हल्की मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। मुझे सुकून है, इसने बस आखिरी लफ्ज़ शायद यही बोला था। इसके बाद इसकी आँखें पत्थर आ गई। ज़रियू ने इसके चेहरे पे बुसा दिया आखिरी दफ़ा। इसकी आँखें कुपकुपाते हुए हाथों से इसकी आँखों पे रखा। वो हमेशा के लिए जा चुकी थी। सारी बेसुकूनी, अज़ियत, तकलीफ़ अपने दिल में बसाए हुए वो हमेशा के लिए सुकून की नींद सो गई। अब इसकी पेशानी से पेशानी टिकाए न जाने कितनी देर तक रोता रहा। पीछे से आके नाया ने इसके कंधे पे हाथ रखा। इसने मुड़ के नाया की तरफ देखा। एकदम से इसके कंधे से लगता हुआ बुरी तरह रोने लगा। "तुम्हें पता है मैं इसे
5 سال اس سے نکاح کرنے کے بعد اسے چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ 5 سال بعد میں واپس آیا، مجھے لگا تھا میں اس سے دور جاؤں گا تو مجھے تکلیف نہیں ہوگی، مگر میں 5 سال بھی بہت زیادہ تکلیف سے گزارا، بہت اذیت سے گزارا۔ تمہارے بعد مجھے سکون نہیں ملا۔ پھر اس لڑکی نے مجھے سنبھالنے کی کوشش کی، اس سے انداز میں میری زندگی گزاری جس سے مجھے سکون ملتا تھا، جس سے میں ٹھیک ہوا تھا، میں نارمل ہو جاتا۔ مجھے اپنے اتنا سنبھالنے کے بعد دیکھو مجھے چھوڑ کے چلی گئی، اور انایا کی پشت کو سلاتے ہوئے اسے حوصلہ دیتی نہیں۔ آج اس کا خواب پورا ہو چکا تھا، انایا دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، پورا کمرہ گلاب کے پھولوں کی خوشبوؤں سے مہک رہا تھا۔ وہ انایا جس سے اس نے بے انتہا محبت کی تھی، جس سے جنون میں آ کر اس نے نکاح کیا تھا، جس سے اس نے اپنا بنایا تھا، آج وہ اس کے پاس ساری حقیقت اسے بتا چکی تھی۔ شاوز دور چلا گیا، مگر ماہین کہیں نہ کہیں سے تکلیف دے رہی تھی، جس نے اسے اتنا سنبھالا مگر ایک نشانی تک اس کے پاس نہیں چھوڑ کے گئی۔ وہ ایسے روٹ کے چلی گئی، اسے تکلیف تھی، مگر جب کمرے میں داخل ہوا تو سامنے انایا کو دلہن کے روپ میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی مگر لبوں پہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ محبت میں نے بہت شدت کی تو مجھے حاصل ہو گئی، لیکن تمہیں حاصل کرنے کے لیے میں نے کیا کچھ کھو دیا، اس چیز کا مجھے اندازہ ہے۔ یہ کہتے ہوئے انایا کے ہاتھوں کو اپنی پیشانی ٹکا دیا۔ انایا نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ واقعی میں تمہاری زندگی میں شامل ہونے والی ماہین بہت اچھی لڑکی تھی، اگر میں واپس نہ آتی تو شاید اس کے ساتھ تم اچھی زندگی گزار رہے ہوتے۔ وہ نرمی سے بولی، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں برکت کی پیشانی کو چوم لیا۔ کہیں نہ کہیں انسان کو تب محبت ملتی ہے جب اس کا بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے، جب وہ بہت کچھ کھو دیتا ہے اپنی زندگی میں۔ ماہین بھی شاید اس کی زندگی کا ایک بہت بڑا نقصان تھی، جسے وہ چاہ کر بھی پورا نہیں کر سکتا تھا، مگر آخری لمحات میں اسے سکون تھا کہ اسے بہت محبت دی، اتنی محبت دی جتنی وہ چاہتی تھی۔